Hello dear student and welcome you all again in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of well and horticultural crops and their management part 1. In previous lecture we had discussed about the downy mildew of maize introduction, symptoms and etiology, and today we will discuss about disease cycle, favorable condition and its management. So before starting the following topic, I want to remind you the last lecture so you can understand the disease cycle and their favorable condition and management also. So let's start. I told you in introduction that this disease found in different state in India, and they cause severe damage in this state on maize crop, and it is also most severe in Asia and Africa. So I told you that disease is caused in this disease maize infected by various fungi, and these fungi are following: Pernosclerospora sorghii, Pernosclerospora philippinensis, Scleropthora macrospora and Scleropthora rhizi were Z. Pernosclerospora saccharine, Pernosclerospora heteropogon, ये छः के छः पैथोजन मेज में डॉनी मिल्ड्यू डिसीज़ कॉज करते हैं. बट ये छः के छः डिसीज़ ये जितने भी आपको 6 पैथोजन देख रहे हैं, ये अलग अलग एरिया में अपने अपने फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं. जैसे कि आपका पर्नोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस है, ये मोस्टली फिलीपींस एरिया में पाया जाता है. और ये जो आपका पर्नोस्क्लेरोस्पोरा हेट्रोपोगन है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली राजस्थान के एरिया में पाया जाता है. आपका सॉर्गी हो गया, ये मोस्टली सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है. आपका मैक्रोस्पोरा हो गया, ये आपके साउथ के रीजन में पाया जाता है. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पैथोजन अपने अपने फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से और उनकी पर्टिकुलर उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो कि मेज में ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं. चारों ही ये छः के छः पैथोजन कुछ इस जिनका बेसिक सिम्टम्स रहता है वो ये रहता है कि वो मोस्टली एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कॉज करते हैं, जो कि अपर सरफेस पे उसमें क्लोरेटिक स्ट्रिप्स फॉर्म करते हैं जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर पैथोजन्स. और साथ ही साथ ये लोअर सरफेस पे लीफ के उसमें एक वुली वाइट कॉटनी ग्रोथ माइसीलियम की डेवलप होती है. और इसी यहीं पे क्या होता है, इसी ही हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू. जो नीचे लीफ के लोअर सरफेस पे जो वाइट कॉलोनी फॉर्म हो रही है पैथोजन की, वही क्या है, डाउनी मिल्ड्यू का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, क्योंकि वहाँ पे मास में स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है. साथ ही साथ उसका और एक सिम्टम्स था जो कि इसके उसके मेन स्टेम में हो रहा था. मेन स्टेम में क्या होता था कि जो इंटरनोड्स हो रहे हैं उनकी डिस्टेंस कम हो जा रही है, जिससे प्लांट की जो हाइट है उनकी ग्रोथ होना रुक जाती है, यानी कि प्लांट छोटा हो जाता है, स्टंट हो जाता है. साथ ही साथ प्लांट का जो प्लांट के टेजल्स में क्रेजी टॉप सिम्टम्स देखने को मिलता है. जैसे कि मैंने कल बताया था कि क्रेजी टॉप सिम्टम्स क्या होता है, और क्रेजी टॉप सिम्टम्स के कारण ही कॉप्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता. अगर कॉप फॉर्म हो भी जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता. अगर ग्रेन का फॉर्मेशन होगा भी तो वो बहुत ही फ्यू होगा और सारे के सारे ग्रेन इन्फेक्टेड होते हैं. अगर डिसीज सीवियर कंडीशन में आ जाए, यानी कि पैथोजन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाए, तो प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राई होकर मर जाता है. साथ ही साथ पी फिलिपिनेंसिस में सिस्टमेटिक करेक्टर्स दिखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो पैथोजन होता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन फैलाता है. और उनके डिसीज़ पर्टिकुलर पैथोजन का डिफरेंट उनके सिम्टम्स होते हैं. जैसे कि सॉर्गई में आप देख सकते हैं कि उसमें लाइटिश ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स देखने को मिल रहे हैं. आपको फिलिपिनेंसिस में वाइट कलर के स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगे. सैकेरी में आपको कंटिन्यूसली येलोइश स्ट्रिप्स देखने को मिल रहे हैं. जबकि आपको राइजी वर जी में आपको देख सकते हैं कि आप ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स देखने को मिल सकते हैं. और स्क्लेप्थोरा मैक्रोस्पोरा में क्या हो रहा है, क्रेजी टॉप के का सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है. तो ये डिफरेंट पैथोजन क्या हो रहा है, डिफरेंट तरीके से सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं. सिम्टम्स सब में सेम ही है, बस उनका कलर चेंज हो जा रहा है और थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट हमने देखा था एटियोलॉजी के बारे में. ये जो इनका जो टैक्सोनॉमिकल ट्री है वो सारे के सारे ये फाइलम उमाइकोटा
फैमिली से ऊमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, यानी कि सारे ही पैथोजन एक ही ग्रुप के फंगस है जो कि ऊमासिटीज फंगस है। नेक्स्ट है मैंने आपको डिफरेंट पैथोजन के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया था कि उन पैथोजन का कैरेक्टर कैसा है। जितने भी पैथोजन है मोस्टली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई माइसीलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोरेंजियोफोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, जूस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऊस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे पैथोजन का उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था लास्ट क्लास में। और ये आपको ये जो सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे, अगर आपको कल को प्रैक्टिकल में अगर मैं ये ऑब्जेक्ट देती हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट में आपको डायग्राम बहुत ही क्लियरली बनाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज साइकिल। सो डिसीज़ सारे पैथोजेंस का डिसीज़ साइकिल सिम्टम्स एक ही होता है, बस ये उनके इनिशियल सोर्स ऑफ इनाकुलम पे डिपेंड करता है पैथोजन के। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है इस डिसीज़ में वह ऊस्पोर के सॉइल में प्रेजेंट होने से या फिर मेज सीड्स में डॉर्मेंट माइसीलियम के प्रेजेंट होने में, यानी कि अगर वो सॉइल में प्रेजेंट होगा तो ये सॉइल बोर्न कहलाएगा और सीड में प्रेजेंट होगा तो सीड बोर्न कहलाएगा। लेकिन सीड में ये बहुत ही कम इन्फेक्शन फैलाते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर ये डिसीज़ एक बार फील्ड में आ जाए तो ऐसे क्रॉप जिसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें क्या होते हैं, सीड्स फॉर्म होते ही नहीं। अगर सीड फॉर्म हो भी गए तो बहुत ही कम होंगे और वह इन्फेक्टेड होंगे, और इस तरह के सीड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तभी वो सीड बॉर्न कहलाएंगे। तो इनका जो प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स है, प्राइमरी यूनाकुलम है, वो किससे हो रहा है, वो सॉइल में प्रेजेंट ऊस्पोर से हो रहा है, और दूसरा इन्फेक्टेड मेज सीड में डॉर्मेंट माइसीलियम के प्रेजेंट होने से हो रहा है। ये था इसका प्राइमरी इन्फेक्शन। एंड जो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जो सेकेंडरी स्प्रेड है, वह होता है कोनिडिया के थ्रू, जिसमें उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है एयर, यानी कि जो इसका सेकेंडरी स्प्रेड है वो एयरबॉर्न हो गया। जो लोअर सरफेस में आपका माइसीलियम का ग्रोथ हो रहा है, माइसीलियम की ग्रोथ के बाद उसमें कोनिडिया डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है, और जब ये कोनिडिया मैच्योर होने लगते हैं या फिर मैच्योर होने लगते हैं तो अगर उस टाइम पे एयर बहुत ज़्यादा ही फील्ड में एयर चल रही है, यानी कि हवा चल रही है, तो हवा के साथ बहुत इजीली उड़ जाते हैं और आसपास के हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये इसका प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन था। अब हम देखते हैं कि यह पैथोजन फील्ड में किस तरह से एंटर करता है और किस तरह से इन्फेक्शन फैलाता है। सो डिसीज़ का इनाकुलम का इनिशियल सोर्स पैथोजन के स्पीसीज़ में डिपेंड करता है, यानी कि यह क्रॉप डेब्रिस में ओवरविंटरिंग कोनिडिया के कारण होगा या आसपास के इन्फेक्टेड प्लांट के कारण हो सकता है, यानी कि आसपास के इन्फेक्टेड प्लांट में मतलब यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, और ये जो ओवरविंटरिंग कोनिडिया है ये प्राइमरी इन्फेक्शन है आपका। नेक्स्ट हम जैसे कि कुछ स्पीसीज़ ऐसे होते हैं डाउनी मिल्ड्यू में जो कि सीड बॉर्न भी होते हैं। मोस्टली तो आपके सॉइल बॉर्न है, लेकिन बहुत ही रेयर केस होंगे जो मैंने पहले बताया आपको कि सीड बॉर्न भी हो सकते हैं। जैसे जैसे ग्रोइंग सीज़न इसका आता है, और हम ग्रोइंग सीज़न के वक्त पे जब मेज़ का सीड हम उसमें सोइंग करते हैं और उसमें जर्मिनेट करता है प्लांट, सीडलिंग यानी कि उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब सीडलिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और उसी समय अगर फील्ड में सॉइल का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है। अगर ये डिसीज़ 20 डिग्री सेल्सियस से वहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो ये डिसीज़ बहुत ही रेयर केस है कि डिसीज़ कॉज होगी, लेकिन अगर 20 डिग्री से ऊपर हो जाए तो ही ये डिसीज़ कॉज होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिसीज़ को कॉज होने के लिए डिसीज़ ट्रायंगल का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वहाँ पे होस्ट, पैथोजन एंड तीसरा फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन, तीनों का प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वह है 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जो ऊस्पोर होते हैं, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से सॉइल का टेम्परेचर हो जाता है तो ऊस्पोर क्या होंगे, ऐसे में उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा और वह जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब वह जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे तो वह जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली जितने भी सस्टेनेबल मेज के सीडलिंग्स के रूट्स होते हैं, ये प्लांट में इनके जो जर्म ट्यूब होते हैं वो उनके रूट्स में पेनिट्रेट करते हैं और प्लांट के अंडरग्राउंड सेक्शन को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट में सिस्टमिक इन्फेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। और यह जो अगर पैथोजन सीडबॉर्न है तो पूरा का पूरा प्लांट सिम्टम शो करने लगता है। अगर जैसे कि सॉइल बॉर्न है उसमें कि पूरा का पूरा प्लांट आपको सिम्टम शो नहीं करेगा, लेकिन अगर सीड बॉर्न होगा
तो सीड बॉर्न में क्या होगा कि पूरा का पूरा प्लांट आपको डिसीज़ इसमें मतलब पूरा का पूरा सिम्टम डिसीज़ का आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि एक बार अगर फंगस होस्ट टिश्यू में अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, जब उस स्पोर ने पेनिट्रेट किया जर्म ट्यूब के थ्रू और जर्म ट्यूब धीरे धीरे प्लांट में सिस्टमेटिकली ग्रो करने लगेगा और अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देगा होस्ट टिश्यू के अंदर, तो फिर उसमें स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पोरेंजियोफोर या फिर कोनेडियोफोर प्रोड्यूस करना इमर्ज होना स्टार्ट कर देंगे और उसमें स्पोरेंजिया भी प्रोड्यूस होने लगेगा, जो कि हवा और रेन स्प्लैश की सहायता से डिसेमिनेट हो जाता है। यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉज कर रहा है। जो मैंने पहले बताया कि उस पर क्या करा, सॉइल में जर्मिनेट करा, वो वहाँ पे वो प्राइमरी इन्फेक्शन फैला रहा था। लेकिन अब जब आपका स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो गया है तो वो क्या कर रहा है, या कोनिडिया प्रोड्यूस हो जाता है, तो वह हवा और रेन स्प्लैश की सहायता से, अगर ऐसे टाइम में जब हवा तो चल ही रही है और साथ ही साथ अगर फील्ड में बारिश हो रही है तो बारिश के साथ वो क्या होगा, रेन स्प्लैश के थ्रू वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर फील्ड में वो सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो इरिगेशन वाटर के थ्रू ट्रैवल करके वो डिसीज़ जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो कॉज कर सकते हैं। तो यहीं पे सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, जहाँ पे हवा और रेन स्प्लैश की सहायता से ये स्पोरेंजिया डिसेमिनेट हो रहे हैं। यह स्पोरेंजिया फ्रेजाइल होते हैं और जो कि यह फ्रेजाइल है, तो यह क्या होता है, जो 100 मीटर तक ही फैल सकते हैं और 100 मीटर से ज़्यादा से ऊपर का एरिया ही कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो केवल नाइट के टाइम प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही कम समय के लिए वायबल होता है, यानी कि यह कुछ ही घंटों के लिए ये जो स्पोरेंजिया है वो वायबल होता है, इसीलिए बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। जो जर्मिनेशन इसके बाद स्पोरेंजिया का जो जर्मिनेशन होता है वो लीफ सरफेस में वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर आपके जो स्पोरेंजिया का जर्मिनेशन है वह जर्मिनेशन तभी होगा जब लीफ सरफेस में डिज़ायरेबल वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज स्पोरेंजिया वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जो इनिशियल सिम्टम्स होंगे लीव्स में वो इन्फेक्शन के 3 दिन बाद में शो होना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि प्राइमरी इन्फेक्शन किस तरह से हो रहा है और सेकेंडरी इन्फेक्शन किस तरह से हो रहा है, और स्पोरेंजिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, यानी कि उसका अनफेवरेबल कंडीशन है कि लीफ के सरफेस पे वाटर का कम होना। अगर स्पोरेंजिया उसमें फॉर्म नहीं होगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने फील्ड पे कि वहाँ पे लीफ सरफेस पे एक्सेस वाटर को नहीं रहने देना चाहिए। हमें उनसे प्लांट से हमें उसे निकाल देना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए धूप का कंडीशन नहीं आ रहा है तो हमें वो, अगर धूप आता है तो वो खुद इवापोरेट हो जाता है, लेकिन धूप नहीं आता है कि फिर ऐसा होता है कि इंटरमिटेंट बारिशें होती हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, आपका जो लीफ का सरफेस है वो भीगा रहता है, जिसके कारण ये डिसीज़ के लिए बहुत ही ईजिली होता है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करना और उसको फैला देना। जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो कब फॉर्म हो रहे हैं, वो इन्फेक्शन के 3 दिन में शो होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि 3 दिन बाद उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट कर देंगे। और कोनिडिया ग्रोइंग सीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया के साथ साथ कोनिडिया भी, किसी पैथोजन में कोनिडिया फॉर्म होते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे तो इनका डिसेमिनेशन बहुत ही ईजिली हो सकता है। साथ ही जो oospore होते हैं वो भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से ये जो डिसीज़ साइकिल है वो मेज में डिसीज़ साइकिल में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि किस तरह से ये पैथोजन की स्पीसीज़ किस तरह से डिसीज़ में इन्फेक्शन कॉज करती है। बट आपको अगर 2 नंबर के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डिसीज़ साइकिल पूछा जाता है, तो डिसीज़ साइकिल में आप इसका केवल प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बता सकते हैं। साथ ही साथ छोटा बहुत इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन इसके थ्रू हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐसा हो रहा है, और इसके पैथोजन का जो स्पीसीज़ है उस पर डिपेंड कर रहा है इन्फेक्शन। साथ ही साथ मोस्टली सॉइल बॉर्न होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में सीड बॉर्न होते हैं, और जो स्पोरेंजियोफोर है वो आपको स्ट्रोमेटा से अराइज हो रहा है। तो ये डिफरेंट पॉइंट को, जो पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। साथ में अगर आप डिसीज़ साइकिल बना ले तो
2 नंबर के लिए वो सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 5 नंबर में आपको ये पूरा ही डिसीज साइकिल डिस्क्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में जैसे आपको मैंने बताया था कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से अबव होना चाहिए, और मींस 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 20 से नीचे का टेम्परेचर हुआ तो डिसीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और 33 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होगा तो डिसीज़ फेवरेबल कंडीशन नहीं कॉज कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर फील्ड में 90% से ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो ये डिसीज़ के फेवरेबल कंडीशन होगी। और साथ ही साथ फील्ड में ड्रिजलिंग हो रही है, यानी कि बारिश, उसमें थोड़ी थोड़ी फील्ड में बारिश हो रही है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो क्लाउड्स हैं वो कंटिन्यूसली फील्ड पे के ऊपर है, और बारिश का जो बारिश है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो अगर ड्रिजलिंग टाइप की बारिश हो रही है तो यह भी डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन है। साथ ही साथ जो यंग प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के टाइम जो प्लांट सीडलिंग्स ही होते हैं, सीडलिंग में ही ऊस्पोर क्या करता है, पेनिट्रेट करके जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है और डिसीज़ कॉज करता है। इसलिए जो यंग प्लांट्स हैं वो बहुत ही हाई ससेप्टेबल होते हैं। ये था फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में हम इसके लिए डीप प्लाविंग कर सकते हैं। डीप समर प्लाविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है, और साथ ही साथ डीप समर प्लाविंग हर उस सॉइल बॉर्न डिसीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है जो कि सॉइल बॉर्न होते हैं। तो मोस्टली हमें जितने भी सॉइल बॉर्न डिसीज़ होते हैं उसमें हमें डीप समर प्लाविंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो पैथोजन है उनके माइसीलियम, उनके ऊसपुर अगर प्लांट डेब्रिस में हो या सॉइल में प्रेजेंट हो तो वो सॉइल के सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉप रोटेशन विद पल्सेस। क्रॉप रोटेशन भी एक बहुत हेल्पफुल टैक्टिस होता है, क्योंकि अगर हम क्रॉप रोटेशन में अगर हम मेज़ एक सीरियल्स क्रॉप है, जो कि ये सारे ही पैथोजन सीरियल्स क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ शुगर कैन, तो हमें ऐसे होस्ट को फील्ड में सोइंग करनी है नेक्स्ट सीज़न में। हर क्रॉप रोटेशन में हमें ऐसे क्रॉप्स को, ऐसे होस्ट को सोइंग करनी है जो कि इन पर्टिकुलर पैथोजन का होस्ट ना हो, यानी कि ये उस पर सर्वाइव ना कर सके। जैसे कि पल्सेस, हमें अगर हम सीरियल्स क्रॉप लगा रहे हैं तो सीरियल्स क्रॉप के बाद हमें पल्सेस भी लगाने चाहिए। और इन क्रॉप रोटेशन का डिसीज़ के साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ों में, अन्य पर्सपेक्टिव में भी बहुत ही ये हेल्पफुल होती हैं। क्रॉप रोटेशन तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका रॉग आउट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। हमें हमेशा रॉगिंग करनी चाहिए फील्ड में। रॉगिंग में क्या करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है या सॉइल बॉर्न के थ्रू हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे फील्ड में सारे जो पैथोजन है वो सारे फील्ड में प्रेजेंट हो और सारे पौधों को एक साथ इन्फेक्ट कर दे। अगर हमें इनिशियली कुछ इन्फेक्टेड प्लांट दिख रहे हैं तो उनके सेकेंडरी स्प्रेड होने से पहले ही ऐसे प्लांट को हमें फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए, रॉग आउट कर देना चाहिए और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, ताकि फील्ड में सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ हम केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर सीड बॉर्न का कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, डिसीज़ सीड बॉर्न, अगर उसमें सीड के सरफेस पे किसी तरह का पैथोजन होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम फील्ड में सीड को सोइंग करते हैं, अगर सॉइल में प्रेजेंट हो तो वो सीड को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें मेटाएलेक्सिल का यूज़ कर सकते हैं। मेटाएलेक्सिल एक सिस्टमिक फंजीसाइड है, जैसे कि ये डिसीज़ एक सिस्टमिक डिसीज़ है, तो हमें इसके लिए सिस्टमिक फंजीसाइड ही यूज़ करना है। और मेटाएलेक्सिल एक सिस्टमिक फंजीसाइड है, जो इसका अमाउंट होगा वो रहेगा 6 ग्राम पर केजी। 1 केजी में हमें 6 ग्राम मेटाएलेक्सिल को यूज़ करना है। साथ ही साथ हम स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। स्प्रेइंग के लिए हम क्रॉप में मेटाएलेक्सिल एंड मैनकोजेब दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, और जिनका अमाउंट होगा 1 केजी सोइंग के 20 दिन बाद, यानी कि हमें 1 केजी को सोइंग के 20 दिन बाद फील्ड में स्प्रे करना होगा। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी। हम रेसिस्टेंट वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे प्लांट हम फील्ड में, हमें अगर इस डिसीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है, डिसीज़ को फील्ड में नहीं आना देना है, तो हमें सस्टेनेबल वैरायटीज़ को नहीं लगाना होगा। हमें हमेशा रेसिस्टेंट वैरायटी को लगाना होगा, जैसे कि आपका, या फिर ऐसे हाइब्रिड जो डिसीज़ के लिए बहुत रेसिस्टेंट है, जैसे आपका CO1, COH1 एंड COH2। ये तीनों ही वैरायटीज़ डिसीज़ के लिए
रेसिस्टेंट है। साथ ही साथ हम कुछ बायो कंट्रोल भी कर सकते हैं। बायो कंट्रोल में हम टॉल्क बेस्ड फॉर्मुलेशन स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का, जो कि एक बैक्टीरिया है, हम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का क्या करेंगे, एक टॉल्क बेस्ड फॉर्मुलेशन, यानी कि हमें मार्केट में ये डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये टॉल्क बेस्ड फॉर्मुलेशन में भी हमें ये मिलता है। तो हम इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं फील्ड में, जिसके कारण ये मोस्टली हम ग्रीन हाउस के अंदर भी कर सकते हैं और फील्ड कंडीशन में भी स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लीफ एक्सट्रैक्ट के थ्रू। लीफ एक्सट्रैक्ट हमें निकालना है किसका, एजाडी रेक्टा इंडिका का एंड प्रोसोफिस चिलेनेंसिस का। ये दोनों ही प्लांट के लीफ एक्सट्रैक्ट को हमें निकालना है, जो कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के समान ही यह फील्ड में इफेक्टिव पाए गए हैं, यानी कि इनका फील्ड में ये ट्रायल इनका किया गया है, जो कि ये भी इस डिसीज़ को कंट्रोल करने में, मेज़ के डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ करके हम फील्ड में डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका डाउनी मिल्डिंग ऑफ मेज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसी मेज़ का ही अन्य डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, या तो स्टॉक रॉट्स एंड लीफ स्पॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। सो थैंक यू।